Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist सीरीज। आज हम लोग NCERT क्लास 10 के विज्ञान का अध्याय 15 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, हमारा पर्यावरण। उसके नोट्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहले तो इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। हमारा पर्यावरण में हम लोग को क्या मिलेगा। तो इस अध्याय में हमको पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम और मानव गतिविधियों के प्रभाव पर केंद्रित है। मतलब ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। पर्यावरण मिलेगा, पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा और मानव गतिविधियों के प्रभाव, ये सब चीज़ मिलेगा। नौ, पहले टॉपिक पे आते हैं। पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है तो व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, हमारे चारों ओर मौजूद सभी जैविक को लिविंग एलिमेंट बोलते हैं, यानी लिविंग जो भी थिंग है, हमारे चारों ओर मौजूद सभी लिविंग थिंग यानी अजैविक और जैविक घटक जो हैं, जो हमें प्रभावित करते हैं। यानी हमारे चारों ओर मौजूद जो भी लिविंग यानी जैविक और अजैविक घटक हैं, जो हमें प्रभावित करते हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण में जैविक अजैविक दोनों घटक होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो दोनों मिलके जो हमें प्रभाव उत्पन्न करते हैं हम पे, वो सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। नाउ अब क्या है कि जैविक घटक होता क्या है, तो बायोटिक कंपोनेंट, बायो मीन्स लाइफ होता है, आपको पता है। तो लाइफ से रिलेटेड जितने सारे भी हैं घटक, उनको जैविक घटक कहा जाता है। तो जैविक घटक में क्या क्या होंगे, सजीव वस्तुएं तो सारी आ जाएगी, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, मनुष्य, ये सारे जो हैं जैविक घटक हैं। यानी हमारे पर्यावरण यानी आसपास में आपको जो भी चीज़ जीवित दिख रहा है, सजीव वस्तुएं दिख रही है, वो सारे जैविक घटक हैं। बायोटिक कंपोनेंट में कौन होंगे, यानी सजीव वस्तुएं, पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, मनुष्य, जो भी जीवित दिख रहे हैं आपके आसपास, सारे जैविक घटक के रूप हैं। दूसरा है कि अजैविक घटक क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट यानी निर्जीव वस्तुएं। अ लग गया ना, बायोटिक में अ लग गया, यानी ए जब भी लगता है कोई चीज़ में तो उसको अपोजिट मीनिंग कर देता है, उसके मीनिंग को अपोजिट कर देता है। यानी बायोटिक मीन्स लाइफ था, तो लाइफ के अपोजिट क्या होगा, डेथ। यानी जो लाइफ से जो लिविंग नहीं है। यानी अजैविक घटक क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, कि लाइफ का अपोजिट मीनिंग वाला है। यानी निर्जीव वस्तुएं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य के प्रकाश और तापमान, जो भी आपके आसपास है और जिसमें जीवन नहीं है। तो जीवन नहीं है और वो जिसमें निर्जीव वस्तुएं शामिल हैं, जीवन नहीं होगा और आपके आसपास होगा, तो पर्यावरण में मिलने वाले सारे निर्जीव वस्तुएं जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और तापमान, ये सारे अजैविक घटक हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। क्या होता है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जो है वो क्या होता है। परिभाषा क्या होगा, किसी क्षेत्र की सभी जीवित प्राणी, किसी क्षेत्र के सभी जीवित प्राणी, जिसको जैविक घटक बोलते थे, फिर निर्जीव घटक जो हैं जिनको अजैविक घटक बोलते हैं, मिलकर एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम बनाते हैं। इन घटकों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। यानी था क्या कि किसी क्षेत्र के सभी जीवित प्राणी, सारे जीवित प्राणी जो कि जैविक घटक हैं और सारे निर्जीव प्राणी जो कि अजैविक घटक हैं, दोनों मिलकर एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं और का निर्माण होता है। इन घटकों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है, यानी यही पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम पारितंत्र कहलाता है। बायोस्फीयर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जैविक घटक और अजैविक घटक भी है, सारा कुछ मिक्स करके एक साथ अगर अन्योन्य क्रिया, इनके बीच परस्पर क्रिया होती है, तो उन्हें ही हम लोग पारितंत्र कहा जाता है, पारितंत्र कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है कि प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। तो प्राकृतिक पारितंत्र में वन आ जाएगा, जंगल जो खुद से बने हैं, प्राकृतिक रूप से बने हैं। पहला जंगल है, फिर तालाब, झील, रेगिस्तान, समुद्र। यानी ये तालाब, झील, रेगिस्तान, समुद्र, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं, यानी प्राकृतिक रूप से ये बने हैं। और ये सिस्टम है जिनमें जैविक और अजैविक घटक का परस्पर क्रिया होता है। ये हम लोग पढ़े थे ना, पारितंत्र में होगा क्या, जैविक और अजैविक घटक के से मिलकर बनेगा और जो है उनके घटकों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। तो मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र जो है वो क्या है, तो खेत है, एक्वेरियम है, मछली घर जिसे कहते हैं, और बगीचा है। ये सब मानव निर्मित पारितंत्र हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। तो खेत,
यानी फसल उत्पादन जहाँ करते हैं, एक्वेरियम, मछली घर और बगीचा, ये सारे क्या हैं, मानव निर्मित पारितंत्र हैं। अब आते हैं पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक क्या क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैविक घटकों को उनके पोषण के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैविक घटक जो हैं उनके पोषण यानी वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे खाना खाते हैं, इनके आधार पर, या क्या खाते हैं, इनके आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखते हैं किन किन श्रेणी में विभाजित है। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? पहला पार्ट हमारा क्या है? उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? ये वे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, क्या चीज़ उपयोग करते हैं? सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उत्पादक किसे कहते हैं? तो वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे और अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो वे सारे जीव जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको उत्पादक कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी हरे पौधे हो गए। सभी हरे पौधे और कुछ शैवाल भी जो होते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में गिने जाते हैं। ना, इसके बाद उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्या होता है? यानी जिनको कंज्यूमर कहा जाता है। वे जीव, ये वे जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, मतलब डिपेंड दूसरे पे रहेंगे, यानी खुद से तो भोजन बनाए नहीं। यानी ये वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों यानी पौधों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें ही उपभोक्ता, कंज्यूमर कहा जाता है। अब इनमें भी श्रेणियां हैं, इनमें भी डिवीज़न है कि किस टाइप के उत्पादक हैं, कि किस किस लेवल के उत्पादक हो, सॉरी, किस किस लेवल के उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स होते हैं। अलग 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 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जिनको शाकाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, वो मांसाहारी वाले, और एक होता है तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं सर्वभक्षी यानी बड़े मांसाहारी। तो देखते हैं ये क्या क्या है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है, प्राथमिक उपभोक्ता जिसको शाकाहारी कहा जाता है, ये उत्पादक यानी पौधों को खाते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? पौधे को खा लेते हैं। जैसे हिरन होगा, गाय होगा, ये सारे क्या हैं? शाकाहारी जीव हैं जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उत्पादकों यानी पौधों को डायरेक्ट खा लेते हैं। नाउ इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? जिन्हें मांसाहारी कहते हैं। ये शाकाहारियों को खाते हैं। ये क्या करते हैं? तो शाकाहारी जो जीव होते हैं ना उनको खाते हैं। जैसे शेर हो गया, मेढक हो गया, इस तरह से। अब तृतीयक उपभोक्ता क्या है? जिन्हें सर्वभक्षी या बड़े मांसाहारी कहते हैं। जैसे तृतीय उपभोक्ता में सर्वभक्षी या बड़े मांसाहारी जीव आते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे बाघ हो गया और मनुष्य हो गया। मतलब जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, मतलब ये तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। यानी बाघ जो है वो मेढक या शेर या जो भी मतलब ऐसे मांसाहारी जीव हैं उनको खा सकता है। मनुष्य भी इसमें आ गया जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाता है, और तृतीयक उपभोक्ता काउंट किया जाता है। तृतीयक उपभोक्ता वे कहलाते हैं। ना इसके बाद जो हमारा टॉपिक है अपघटक। अपघटक क्या होता है? डिकम्पोजर बोलते हैं इसको। तो ये वे जीव हैं, ऐसे जीव हैं जो मृत पौधों और जानवरों यानी जैविक अपशिष्ट को क्या करेंगे? मृत पौधों और जानवरों को सरल अजैविक पदार्थों यानी मिट्टी में तोड़ देते हैं। अर्थात वे जीव जो मृत पौधों और जानवरों को यानी जैविक अपशिष्ट को सरल और जैविक पदार्थों में तोड़ देते हैं यानी मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हें अपघटक यानी डिकम्पोजर कहते हैं, कहा जाता है। ये पर्यावरण को साफ रखने और पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करने में मदद करता है। मतलब इनके फायदे क्या हैं, लाभ क्या है इनका? तो लाभ इनका दो है। एक तो पर्यावरण को साफ सुथरा कर देते हैं, साफ रख देते हैं, और दूसरा क्या है? पोषक तत्वों के पुनः चक्रण में मदद करते हैं। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट साइकिल जो है ना उसका पुनः चक्रण कर देते हैं। यानी दो इनके लाभ हैं। उदाहरण क्या होगा? जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु, और कवक, फंजाई, ये दोनों आएगा एग्जाम्पल में। उदाहरण में बैक्टीरिया और कवक आ जाएगा। ना अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आहार श्रृंखला और आहार जाल, फूड चेन एंड फूड वेब। ये क्या होता है? फूड चेन एंड फूड वेब। तो आहार श्रृंखला क्या है देखते हैं, फूड चेन क्या होता है। जीवों की
जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यानी जीवों की एक ऐसी चेन यानी श्रृंखला जिनमें एक जीव जो है दूसरे जीव को खाता है और ऊर्जा का प्रवाह जो है एक ही दिशा में होता है। यानी ऊर्जा का प्रवाह, ध्यान रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक ही दिशा में होगा, रिवर्स नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। तो जीवों की ऐसी श्रृंखला जिनमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, यही आहार श्रृंखला कहलाता है। नौ, इसमें जो है पोषी स्तर क्या होगा, यानी ट्रॉफिक लेवल। देखते हैं ट्रॉफिक लेवल क्या क्या है। आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में अभी जस्ट जो पढ़े, आहार श्रृंखला जो एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, इसमें जो है आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को ही पोषी स्तर कहते हैं। अब ये विभिन्न चरण देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला चरण जो है, फर्स्ट जो है हमारा पहला स्तर उत्पादक का होता है, जो घास जैसे एग्जाम्पल है। तो पहला स्तर हमारा क्या है, उत्पादक का। पहला स्तर हमारा है उत्पादक। दूसरा स्तर है हमारा उपभोक्ता और शाकाहारी का। दूसरा स्तर क्या है, उपभोक्ता और शाकाहारी का। तीसरा स्तर है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी, अभी जस्ट जो ऊपर में सारा पढ़े। और चौथा स्तर हमारा है तृतीयक उपभोक्ता या उच्च मांसाहारी। सबका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला स्तर जो उत्पादक का था, उसमें एग्जाम्पल आपका फेमस एग्जाम्पल है घास। फिर दूसरा स्तर हमारा क्या है, तो उपभोक्ता का, प्राथमिक उपभोक्ता का, जो शाकाहारी जीव होते थे जैसे टिड्डा। तीसरा स्तर हमारा है द्वितीयक उपभोक्ता का, जिसमें मांसाहारी जीव होते थे, उसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मेढक। चौथा स्तर है हमारा तृतीयक उपभोक्ता का, जिसमें उच्च मांसाहारी जीव आते थे, वो हो जाएगा सांप या बाज। तो इस तरह से इसमें अलग अलग लेवल बना होता है। इसे ही ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर कहते थे। यानी आहार श्रृंखला के ही विभिन्न चरण जो हैं, इन्हें ही पोषी स्तर कहा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है हमेशा कि ऊर्जा का प्रवाह जो होगा इनमें, जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह जो होगा, जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है, तो लगभग 90% ऊर्जा जो है हानि हो जाती है, उष्मा के रूप में उसका हानि हो जाता है। केवल 10% ही बचता है जो अगले स्तर तक पहुंचता है। यही 10% का नियम यानी 10% लॉ कहलाता है। ये फेमस है कि 10% का लॉ क्या होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जब भी ट्रॉफिक लेवल में एक लेवल से दूसरे लेवल में होता है, तो होता क्या है, देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब भी वो ऊर्जा आगे बढ़ता है, तो 90% के आसपास जो है ना, 90% टोटल का टोटल वो क्या होता है कि 90% जो है खर्च ही हो जाता है, उष्मा के रूप में खर्च हो जाता है, और केवल 10% जो है बचता है। 90% खर्च हो गया क्या चीज़ के रूप में, उष्मा के रूप में, और 10% जो है ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचता है। इसे ही 10% का नियम यानी 10% लॉ कहा जाता है। ऊर्जा का प्रवाह यही था। ना अब एक चीज़ आप इससे समझ सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह में 10% अगले लेवल पे जो पहुंचता है, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 100 एनर्जी, मतलब मान लीजिए ये पहला स्तर उत्पादक को सूर्य से मान लीजिए 100 लेवल, यानी इसको सन से 100 एनर्जी मिला, तो अगले वाले को कितना ट्रांसफ़र होगा। जैसे घास को टिड्डा खाएगा तो उसको कितना मिलेगा, इसका 10% यानी 10। फिर टिड्डा को अगर मान लीजिए मेढक खाता है तो 10% का, फिर 10% यानी एक एनर्जी इसको मिलेगा। फिर एक का 10% किसको मिलेगा, यानी मेढक को अगर सांप खा ले तो एक का 10% यानी 0.1 जो है जूल, या जो भी आप इसको मेज़र करें। मान लीजिए 100 जूल से स्टार्ट किए थे, तो 100 जूल था सन के पास, 10 जूल मिला, 100 जूल मान लीजिए घास को मिला, 10 जूल मिला टिड्डा को, फिर 1 जूल मिला मेढक को, फिर 1 जूल मिला, मतलब 0.1 जूल जो है वो सांप को मिला। कहने का सेंस, जैसे जैसे लेवल आगे जाएगा एनर्जी का लेवल घटता जाएगा, मतलब पोषक स्तर, पोषी स्तर जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ेंगे, एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत कम होते जाता है। यानी शाकाहारी जीव को ज़्यादा एनर्जी मिलता है, और मांसाहारी जीव जो होते हैं और उपभोक्ता वाले जो होते हैं, वो मतलब उच्च मांसाहारी या जो द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब जितने लेवल में आगे बढ़ेंगे उनको उतना कम एनर्जी की प्राप्ति होगी। तो ये था हमारा 10% का नियम।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आहार जाल, फूड वेव। आहार जाल क्या होती है, फूड वेव क्या होता है। परिभाषा, कई आहार श्रृंखलाओं का, बहुत सारे आहार श्रृंखला जो हैं अगर आपस में जुड़ जाएं यानी उनका जुड़ाव हो जाए और एक दूसरे पर निर्भरता आहार जाल कहलाता है। यानी अगर ये जो फूड चेन पढ़े थे यानी आहार श्रृंखला पढ़े थे वो बहुत सारी एक साथ जुड़ जाए, बहुत सारी आहार श्रृंखला जो है एक साथ जुड़ जाती है और जुड़ेगी ही, क्योंकि जंगल में ऐसा तो होगा नहीं कि घास को केवल टिड्डा खाएगा। घास को तो और भी चीज़ खा सकते हैं, खरगोश भी खा सकता है और छोटे छोटे जीव जंतु भी खा सकते हैं, हिरन भी खा सकता है। फिर टिड्डा को ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट केवल मेढक ही खाएगा। टिड्डा को हो सकता है सांप भी खा सकता है या छोटे छोटे जीव जंतु भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आहार श्रृंखला केवल एक वे में नहीं होता है, एक तरीके से नहीं होता है। मतलब आहार श्रृंखला का मिक्सचर ही यूज़ होता है ज़्यादातर। कई आहार श्रृंखला पूरा मिक्स हो जाते हैं का आपस में जुड़ाव, यानी कई आहार श्रृंखलाओं का इसीलिए लिखा हुआ है कि आपस में जुड़ाव और एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे में निर्भरता जो है आहार जाल कहलाता है। यही आहार जाल कहलाता है। अब इसमें है कि प्राकृतिक पारितंत्र में आहार श्रृंखलाएं जो होती है वो रैखिक न होकर आपस में जुड़ी होती है। जो प्राकृतिक आपका नेचुरल आसपास पारितंत्र है उसमें आहार श्रृंखला रैखिक तो होगी नहीं। यानी अभी जस्ट जो बता रहे थे कि केवल टिड्डा को केवल टिड्डा को मेढक तो खाएगा नहीं, तो टिड्डा को मेढक भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है, हो सकता है बाज डायरेक्ट खा ले। या घास को जो है टिड्डा केवल खाएगा नहीं, हो सकता है घास को डायरेक्ट हिरन खा ले या खरगोश खा ले। तो इस तरह से आहार जो है प्राकृतिक आहार श्रृंखलाएं जो है प्राकृतिक पारितंत्र में आहार श्रृंखलाएं रैखिक नहीं होती हैं, मतलब वो सीधा ना होकर आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये चीज़ बता रहे थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, आवर्धन मतलब बढ़ जाना, मैग्निफिकेशन मतलब कोई चीज़ का धीरे धीरे रूप बढ़ते जाना। नौ इसमें देखते हैं क्या है। जब हानिकारक अजैव निम्नीकरण रसायन, यानी जब हानिकारक जो है अजैव निम्नीकरणीय रसायन जैसे कि डीडीटी वगैरह जो कीटनाशक होते हैं या डीडीटी होते हैं आहार श्रृंखला के माध्यम से, किस माध्यम से, तो आहार श्रृंखला के माध्यम से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक अगर चले जाते हैं तो उनकी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ती जाती है। इसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। यानी क्या है, जैव आवर्धन क्या है कि हानिकारक और जैव निम्नीकरण पदार्थ जो हैं, रसायन जो हैं, हानिकारक जो हैं अजैव निम्नीकरणीय रसायन। ये अजैव निम्नीकरणीय रसायन मतलब जिनको निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको बोलते हैं। मतलब अगर डीडीटी आप कहीं छीट दिए हैं यानी छिड़क दिए हैं तो क्या होगा, वो फिर उसको तोड़ नहीं सकते, जीवाणु उनको छोटे छोटे रूप में तोड़ नहीं सकते हैं, यानी ये पड़ा हुआ रहेगा हमेशा के लिए। तो जब हानिकारक और जैव निम्नीकरण रसायन जैसे कि कीटनाशक या डीडीटी जो है आहार श्रृंखला के माध्यम से एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक वो चले जाते हैं और जाते रहते हैं तो सांद्रता उनकी बढ़ती चली जाती है और इसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। ना इसके प्रभाव क्या होंगे, तो प्रभाव जो होते हैं ये रसायन उच्चतम पोषी स्तर जो हैं, ये रसायन जो है उच्चतम पोषी स्तर यानी मनुष्य में सबसे अधिक जमा हो जाते हैं। इसमें जो 10% का नियम पढ़े थे ना, इसमें अपोजिट काम करता है। 10% का नियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि 10% घटते हुए अगले पोषी स्तर को मिलेगा, लेकिन जैव आवर्धन में तो इसका उल्टा हो जाता है। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जैव आवर्धन में इसका उल्टा हो जाता है। होगा क्या कि ये जो रसायन है उच्चतम पोषी स्तर यानी मनुष्य में जो है सबसे अधिक जमा हो जाते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यानी ये रसायन जो है 10% नियम का अपोजिट करता है, विलोम टाइप का है कि यह रसायन जो उच्चतम पोषी स्तर मनुष्य में सबसे अधिक जमा हो जाते हैं, क्योंकि सबसे अंत में उच्च पोषी स्तर पे तो मनुष्य ही है, तो क्या होता है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्या उनमें उत्पन्न हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि मानवीय गतिविधियां और पर्यावरण। शायद ये लास्ट टॉपिक ही होगा, मे बी, हाँ ये लास्ट टॉपिक ही है, हाँ ये लास्ट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में अब जो बताया गया है वो मानव से रिलेटेड है कि मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण, इनके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि पर्यावरण पे मानव गतिविधि का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड द इन्वायरमेंट।
ना मानवीय गतिविधियां जो है पर्यावरण को दो मुख्य तरीकों से प्रभावित करती है, यानी दो चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे। मानवीय गतिविधि जो है वो पर्यावरण को दो मुख्य तरीकों से प्रभावित करती है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो है ओजोन परत का अवक्षय यानी ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ओजोन परत अवक्षय यानी नष्ट हो जाना। देखते हैं क्या है। ओजोन परत जो है O3 ओजोन परत है जो हमारे यह पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में, कहाँ पे है ये ओजोन की परत, कहाँ पे है तो वायुमंडल के समताप मंडल में, जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना वहीं पे पाई जाती है। और प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, तो कार्य क्या है इसका, कार्य इसका है कि यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो है विकिरण, उसको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यानी ओजोन परत कहाँ मिलता था, ओजोन परत मिलता था पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में। और इसका कार्य क्या है, तो सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं यानी अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज विकिरण है, को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है ना। अब अवक्षय का कारण क्या है, इनके नष्ट होने का क्या कारण है, तो देखते हैं अवक्षय का कारण क्या है। CFC जो रसायन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रसायन है का अत्यधिक उपयोग हम लोग करने लगे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक आदि में उपयोग होते थे। ओजोन परत को ये नष्ट कर रहा है। यानी जो हम लोग CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग डायरेक्ट तो यूज़ करते नहीं हैं, तो अत्यधिक उपयोग हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, इन रसायनों का उपयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी रेफ्रिजरेटर जो आप यूज़ करते हैं, अग्निशामक जो यूज़ करते हैं, और एक सेविंग क्रीम फोम वाला जो होता है वो भी यूज़ करते हैं, और कुछ कॉस्मेटिक्स में भी होता है। ये सब जितना ज़्यादा यूज होगा उनमें CFC ज़्यादा यूज होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे CFC से ओजोन परत का क्षय हो जाता है, ओजोन परत को ये नष्ट कर रहा है। नाउ अब प्रभाव इसके क्या होंगे, ओजोन परत का क्षय हो जाएगा तो ओजोन परत के क्षरण से यूवी रेज जो है, अब अभी जस्ट इससे पहले पढ़े थे कि ओजोन करता क्या था, कार्य क्या था कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। अब ये रहा नहीं तो अवशोषित करेगा कौन, तो ओजोन परत के क्षरण से यूवी विकिरण जो है पृथ्वी तक पहुंच जाता है। फिर होगा क्या, मनुष्यों में त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर और पौधों में क्षति होने लगती है। यानी जब ओजोन परत रहा ही नहीं तो यूवी विकिरण से रक्षा कौन करेगा, इसको अवशोषित कौन करेगा, तो ये तो वर्क होगा नहीं, तो मनुष्य में फिर त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर और पौधों में क्षति होने लगती है ना। अब उपाय इसका देखते हैं, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFC का उत्पादन जो है 1987 से नियंत्रित किया गया है। उस समय से मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बनाया गया था किसके लिए, CFC के उत्पादन को सीमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। मतलब 1987 में इसका स्थापना हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, जो 1987 में नियंत्रित किया गया था। उस समय से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFC का उत्पादन 1987 से नियंत्रित किया गया है। तो उपाय यही है, इस पे हम लोग पाबंद लगा सकते हैं, बहुत कम से कम यूज़ कर सकते हैं, अननेसेसरली यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अपशिष्ट प्रबंधन, मैनेजिंग वेस्ट, तो दूसरा पार्ट इसका क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन। तो मैनेजिंग वेस्ट, कैसे वेस्ट को मैनेज करते हैं ना। तो अपशिष्ट होता क्या है, वेस्ट क्या होता है, क्लास 7-8 में भी हम लोग लोअर क्लासेस में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि दैनिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले अनुपयोगी पदार्थ जो होते हैं, यानी दैनिक गतिविधि से जो उत्पन्न हुआ और कैसे हैं, तो अनुपयोगी पदार्थ हैं। यानी अपशिष्ट क्या है, तो दैनिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले अनुपयोगी पदार्थ हैं जिन्हें अपशिष्ट कहा जाता है। अब वर्गीकरण इसका कैसे करेंगे, तो देखते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और दूसरा होता है, पहला जो हमारा है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और दूसरा हमारा है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये दोनों क्या है देखते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो हैं बायोडिग्रेडेबल जिसको बोलते हैं, देखिए इसको आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ग्रेडेबल है क्या, ये बायो मीन्स लाइफ होता है, डिग्रेड करना मतलब इसकी लाइफ को डिग्रेड कर सकते हैं, एबल मतलब ऐसे पदार्थ हैं जिनको डिग्रेड किया जा सकता है, लिविंग पदार्थ तो हैं और इनको लिविंग पदार्थ का यूज़ करके इसको तोड़ा जा सकता है, मतलब बायोडिग्रेड किया जा सकता है। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वे पदार्थ
जो सूक्ष्म जीवों द्वारा द्वारा वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी जीवाणु और कवक का उपयोग करके अपघटित कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं हम लोग, अपघटित हो जाते हैं। जैसे फल, सब्जी के छिलके, कागज और लकड़ी। जैसे फल, सब्जी के छिलके, कागज और लकड़ी। अर्थात जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होंगे? तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जिनको सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु और कवक जो है आसानी से अपघटित कर लेते हैं। जैसे कि फल, आपके घरों का जो गीला कचरा होता है, या फल सब्जी के छिलके जो किचन वेस्ट होता है, कागज़, लकड़ी, ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जिनको जीवाणु आसानी से अपघटित कर देते हैं। नौ, दूसरा पार्ट है हमारा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। अनिम्नीकरणीय लग गया, इसमें अनिम्नीकरणीय होगा, ये जो लिखा हुआ है अनिम्नीकरणीय, और छूट गया है, तो अजैव निम्नीकरणीय। तो इसमें है क्या? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु और कांच। यानी वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु, कांच। इसीलिए तो इनको उपयोग करने के लिए कम कहा जाता है कि बहुत कम उपयोग कीजिए प्लास्टिक का। क्यों? क्योंकि ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होंगे। अगर आप कचरा में फेंक दिए या वेस्ट कहीं पड़ा रहा तो लंबे समय तक ये बना रहेगा और अपना दुष्प्रभाव जो है दिखाता रहेगा। ना, अब जो है नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या क्या तरीके हैं, अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका क्या है। तो पहला जो इसका तरीका है अपशिष्ट प्रबंधन का, वो है पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग। दूसरा तरीका है रीयूज, रीयूज। फिर तीसरा तरीका है हमारा भस्मीकरण यानी इंसिनरेशन। तो फोर्थ जो हमारा इसमें वर्क है, मतलब जो टाइप है या इसके तरीके हैं, वो क्या है? कंपोस्टिंग ना। उसके बाद पांचवा हम लोग को पढ़ना है भराव क्षेत्र, लैंडफिल्स। तो ये सारे तरीके क्या हैं? ये सारे तरीके अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके हैं। देखते हैं क्या क्या है। पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग होता क्या है? पुराने और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उपयोग करके नए उत्पाद बनाना, रिसाइकल कर लेना। यानी आप अभी जस्ट देखिए, और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है कि ये तो सूक्ष्म जीव से टूटेगा नहीं, अपघटित होगा नहीं, तो फिर इसका कुछ ना कुछ उपयोग कर लेना ही बेहतर है। तो पुनः चक्रण में, रिसाइकलिंग में हम लोग उसको ले जाते हैं और पुराने और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो हैं उनका उपयोग करके नए उत्पाद बना लेते हैं। ये नए उत्पाद बना के इनका यूज़ हो जाता है। अब नए उपयोग यानी रीयूज़ क्या है? कि वस्तुओं को बार बार इस्तेमाल करना। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ आपके पास है तो उसको बार बार आप रिपीटेडली यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि नए सामान कम बनेंगे और उनका अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो है उनमें कमी आएगी। भस्मीकरण क्या है? इंसिनरेशन, ये क्या होता है? तो उच्च ताप पर अपशिष्ट को जलाना, मतलब अपशिष्ट को अगर उच्च ताप पर आप जलाते हैं तो उसको भस्मीकरण कहा जाता है। मतलब ये भी एक अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका है। ना, इसके बाद है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग किस तरीका में क्या करते हैं? तो इस मेथड में हम लोग कंपोस्टिंग मेथड में जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलते हैं। जैविक अपशिष्ट जो है उसको खाद में बदल लेते हैं ना। इसके बाद है भराव क्षेत्र यानी लैंड फिलिंग। ये क्या होता है? तो अपशिष्ट को निचले क्षेत्रों में मिट्टी से ढक देते हैं। यानी अपशिष्ट को हम क्या करेंगे? निचले क्षेत्रों में मिट्टी से ढकते हैं, यानी लैंड को फिल कर देते हैं। जहाँ पे खाली लैंड पड़ा हुआ है उसको फिल कर देते हैं। नाउ अब जो है हमारा पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार। पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार में क्या क्या हम लोग पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार, क्या क्या ऐसा व्यवहार करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो? तो इसमें हम लोग को देखना है कि 3R का सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल अभी जस्ट जो पढ़े कि कम करना है, कम से कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें, इसको अपनाना होगा। यानी ऐसा व्यवहार जो पर्यावरण के अनुकूल हो वो क्या है? तो 3R का सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तीन चीज़ है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यानी कम उपयोग करें, अगर उपयोग हो गया तो पुनः पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण कर लें, उसको रिसाइकल कर लें। तो ये तीनों ऐसा व्यवहार है जो पर्यावरण के अनुकूल है और हमारे पर्यावरण को हानि होने से बचाता है।
अब है ये टोटल ये चैप्टर का टॉपिक था 9। अब हम लोग इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़े। तो यह अध्याय हमें पर्यावरण के घटकों के बारे में बताया, हमारे कार्यों के प्रभाव को समझने में मदद करता है, जिससे हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार कदम उठा सकें। और इस चीज़ को समझने में हमारी मदद करता है कि फिर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार कदम जो है हम लोग क्या क्या उठाएं। यानी यह अध्याय हमें पर्यावरण के घटकों और हमारे कार्यों के प्रभाव को समझने में मदद करता है, जिससे क्या होगा कि हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार कदम उठा सकें। A lot of thanks for watching, sharing, subscribing. A lot of thanks for supporting me a lot. Again and again, thank you. A lot of thanks. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।